के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो आप लोग ऐसे पूरा पूरा रीड करोगे उसको तो भी वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो देखिए अच्छा अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इसके 8 चैप्टर्स है इस बुक में, योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका विषय प्रवेश, सेकंड है योग एवं योग अभ्यास, थर्ड है अध्यापन विधियां अर्थ एवं कार्य क्षेत्र, उसके बाद है अध्यापन विधियों के स्रोत सोर्सेज, और उसके बाद है कक्षा प्रबंधन क्लास मैनेजमेंट कैसे करना होता है, और उसके बाद है योग में अध्यापन साधन तथा इसका महत्व, और योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला और विज्ञान। उसके लास्ट है पाठ नियोजन लेसन प्लानिंग। तो मतलब इस पूरी बुक में क्या है कि आपका पूरा योगिक मैनेजमेंट आप किस तरीके से आप टीच कर सकते हो वो है इस पूरी बुक में। तो इसमें शुरुआत होगी जैसे विषय प्रवेश से, कैसे योग के बारे में शुरुआत से बताया जाएगा, थोड़ा उसकी डेफिनेशन बताई जाएगी, फिर उसकी विधियां बताई जाएगी, और उसके बाद सोर्सेज क्या है, हम क्लास मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चंस हमें किस टाइम पूछने चाहिए योगा क्लासेस में, और लेसन प्लानिंग हमें कैसे करनी चाहिए, ये सब में ये इस बुक में इंक्लूड है। ठीक है, तो अभी हम इसका फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं। ये इसका थोड़ा सा हमने इंट्रो दे दिया। तो फर्स्ट चैप्टर है विषय प्रवेश, जिसमें क्या है प्राचीन काल में अध्यापन। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि पहले के टाइम में कैसे पढ़ाया जाता था, कैसे होती थी लर्निंग, टीचिंग लर्निंग हमारी। तो अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता, प्राचीन काल में प्रश्नों के द्वारा तथा आदर तथा सेवा के माध्यम से शिक्षा ली जाती थी। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि हम प्राचीन काल में या अभी भी हमें क्या करना है कि हमें थोड़ी इंटरेक्टिव बनानी है अपनी क्लास को, हमें बातें करते रहना है, बीच बीच में एक दूसरे से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते रहना है, तो वो आप लोग के ज्यादा समझ में आएगा, वो ना कि वो कि आप बस सुन रहे हो मैं बस बोल रही हूँ, तो आप लोग को ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले भी कैसा होता था, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता भी बताया गया है कि प्राचीन काल में प्रश्नों के द्वारा आदर तथा सेवा के माध्यम से शिक्षा ली जाती थी। प्रश्न पूछते रहते थे विद्यार्थी जो थे, और उनके गुरु उनको आंसर्स करते थे। जैसे बोलते हैं ना जिज्ञासु भाव से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, तो वही हमारे अंदर कुछ ना कुछ जिज्ञासा होनी चाहिए कि ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों नहीं था, तो तब आप ज्यादा अच्छा सीख पाओगे। वो आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा होगा, तो उसमें क्या था कि आप जब एक आपका लेवल्स होते हैं उसमें 2-3, तो लेवल्स में मतलब हम हमारे माइंड में कैसे बैठेगी चीजें, तो हमें उस तरीके से पढ़ाई करनी है। आ रही ना आपको आवाज मेरी? जी मैम आ रही है। जी ओके। तो उसके बाद है गुरु के साथ रहकर शिक्षा प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन था। अब उसके बाद आता है कि पहले क्या होता था, पहले के टाइम में या अभी के टाइम में भी, कि गुरुओं के साथ रहना और उस तरीके से शिक्षा प्राप्त करना वो एक सर्वोत्तम साधन था। मतलब वो सबसे अच्छी चीज थी कि हम गुरु के साथ रह के और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम देते हैं, तो जैसे हम घर पे होते हैं, तो घर पे बस हम थोड़े टाइम के लिए स्कूल जाएंगे, फिर घर आ जाएंगे, फिर घर जैसा जो हमें पूरा एनवायरनमेंट मिलेगा वही हम वैसे ही हम बन जाएंगे। लेकिन अगर हम गुरु के साथ ही रहेंगे तो हमारा पूरा एनवायरनमेंट सुबह से शाम तक रात तक पूरे का पूरा एनवायरनमेंट वो गुरु के साथ ही होगा। हम किस तरीके से हमें पढ़ना है, मतलब ओवरऑल हमारा पूरा बिहेवियर उसमें आ जाएगा। तो ये एक सर्वोत्तम साधन था गुरु के साथ रहकर सीखना, शिक्षा लेना। उसके बाद है शुरुआत प्रार्थना के साथ की जाती थी। गुरु व शिष्य साथ साथ सह अध्ययन के भाव से करते थे। गुरु शिष्य के बीच तर्क वितर्क चर्चा वाद विवाद हुआ करते थे। मीन्स क्या है इसका कि जैसे हम लोग हैं योग वाले बच्चे जो है, हम लोग को तो पता है कि हमें
प्रार्थना से शुरुआत करनी है, या फिर हम लोग करते भी है प्रार्थना से शुरुआत। लेकिन बहुत सी जगह अभी बाहर आप कोई और कोर्सेज करोगे तो वहां पे कोई प्रार्थना, कोई कुछ भी नहीं होता, नहीं होता। तो ये चीज पहले हुआ करती थी, लेकिन खैर हम योग के स्टूडेंट्स हैं तो हम अभी भी वो फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बाद इसमें बताया गया है कि गुरु व शिष्य साथ साथ सह अध्ययन के भाव से करते थे, एक दूसरे के साथ। जैसे हमारे एक श्लोक भी है कि हम साथ साथ पढ़ के साथ साथ वृद्धि करें, इस तरीके से। तो वैसे ही हमें एक दूसरे के साथ पढ़ना है, सीखना है। सीखने की बोलते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो वैसे ही कि गुरु और शिष्य दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। वो क्वेश्चंस की हेल्प से सीखते हैं, या फिर हम आंसर करते हैं उसकी हेल्प से सीखते हैं। और क्या है, गुरु शिष्य के बीच तर्क वितर्क, चर्चा, वाद विवाद हुआ करते थे। मीन्स इसको पॉजिटिव लेना है। जैसे तर्क वितर्क करते थे वो लोग कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो उससे वो और ज्यादा सीखते थे। तो ये था उनका गुरु और शिष्य के बीच में इस तरीके का उनका रिलेशन था। ठीक है, तो ये है प्राचीन काल में कैसा अध्यापन था, ये हमने इसका बताया। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है? जी मैम, आ रहा है। जी, ठीक है। उसके बाद है अध्यापन का अधिकतर कार्य मौखिक होता था। उसके लिए अच्छी बार बार पाठन व स्मृति शक्ति आवश्यक थी। और आप लोग छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिए साथ में। मतलब एक दो वर्ड्स में अगर आप लिख सकते हो तो वो तो बेस्ट है आप लोगों के लिए। आप एक बारी में पढ़ोगे, आपको सब याद आ जाएगा फिर। तो इसमें क्या है कि अध्यापन का अधिकतर कार्य मौखिक होता था। जैसे आज के टाइम में क्या है, हम छोटी छोटी चीजों को लिखते हैं, लिख के हम याद करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, उनकी स्मृति शक्ति उतनी अच्छी थी, या कह सकते हैं वो बन गई थी, क्योंकि कुछ याद करना होता था उनको। उनको पता है कि हमें याद ही करना है। तो उनकी स्मृति शक्ति बहुत अच्छी थी, और वो आवश्यक भी थी उनके पाठन के लिए। उसके बाद है शिष्य केवल विषय वस्तु से नहीं बल्कि आचार विचार से भी सीखते थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ एक सब्जेक्ट का हमें फॉर्मेट दे दिया कि आपको ये पढ़ाई करनी है, बस इतनी शिक्षा नहीं है। उसमें क्या बताया गया है कि आचार विचार से भी सीखते थे, उनके बिहेवियर से। जैसे वो शिष्य जो थे वो गुरु के साथ रहते थे, तो वो उनके बिहेवियर से, अपने जैसे उनके आचार्यगण करते थे वैसे ही वो भी उनसे सीखते थे और करते थे साथ साथ में। उसके बाद है शिक्षा निशुल्क हुआ करती थी। पहले के टाइम में क्या था कि शिक्षा निशुल्क हुआ करती थी। आ, और आज आज के टाइम में तो आप लोगों को पता ही है। तो पहले क्या था कि शिक्षा निशुल्क होती थी, और स्मृति शक्ति आवश्यक थी। आचार विचार से सीखते थे। ये कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, बाद में मैं आपसे इसके बारे में क्वेश्चन करूंगी, तो आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है। उसके बाद है शिष्य की दृष्टिकोण से क्या है, प्रैक्टिकल क्लासेस के अध्ययन के लिए निरीक्षण, प्रदर्शन व अभ्यास की जरूरत होती है। तो ये बताया गया है कि जो शिष्य है, शिष्य की अगर हम शिष्य की साइड से देखें, तो जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं उसमें निरीक्षण, प्रदर्शन में अभ्यास की जरूरत होती है। निरीक्षण मतलब उसको चेक करना कि हमारे जो गुरु है उसको चेक कर रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। प्रदर्शन वही जब हम किसी चीज को दिखाते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम दिखा रहे हैं वो। और अभ्यास की जरूरत होती है। ये है शिष्य का दृष्टिकोण। उसके बाद है गुरु के दृष्टिकोण से अध्यापन हेतु त्रुटियों को सुधारना, पॉजिटिव काउंसलिंग, भूल करो और सीखो का महत्व है। मतलब जब हम कुछ अगर गुरु के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो ये है कि अध्यापन हेतु त्रुटियों को सुधारना। टीचिंग में या लर्निंग में गुरु का क्या रोल है? गुरु का रोल है त्रुटियों को सुधारना। आप जो गलत कर रहे हो या कुछ कुछ भी चीज को गलत कर रहे हैं, तो उसको सुधारना, ये है गुरु का रोल अध्यापन में।
उसके बाद है पॉजिटिव काउंसलिंग। मीन्स आपने जो भी किया, आप जो भी कर रहे हो, या फिर जैसे छोटी छोटी चीज पे हमें कुछ नेगेटिव बात आ गई बच्चों के मन में, तो उसको पॉजिटिव काउंसलिंग करके हमें उसको सुधारना है। ये है गुरु का रोल। उसके बाद है भूल कर और सीखो का महत्व है। मतलब गुरु क्या सिखाते हैं कि आप करो पहले एक चीज को, एक कोई भी उनको जैसे एग्जाम है या फिर कुछ भी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है, उसको करो, आप उससे ही सीखोगे। ये गुरु का रोल है। क्लियर है ये आप सबको? हेलो? जी मैम। बीच बीच में आप बोलते रहिए, नहीं तो मुझे लग रहा है कि बस मैं बोलते जा रही हूँ। ठीक है। ओके मैम। जी मैम। हाँ जी। तो अभी उसके बाद आता है इसमें प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले है प्राचीन शिक्षा पद्धति, जिसमें क्या है, छात्र की सीमित संख्या। प्राचीन समय में छात्र की सीमित संख्या होती थी कि हाँ इतने बच्चों को हमें पढ़ाना है तो इतनों को ही पढ़ाएंगे। लेकिन आधुनिक शिक्षा पद्धति में क्या हो गया, छात्र की असीमित संख्या, कितने भी बच्चे हो जाते हैं क्लास क्लास में, हाँ बस उनको पढ़ाना है। ये होता है आधुनिक शिक्षा पद्धति। ठीक है, उसके बाद है प्राचीन शिक्षा पद्धति। उसमें समय का बंधन नहीं था। जैसे अगर एक चीज को हमें सीखना है आज ही, तो वो सीखते रहेंगे लंबे टाइम तक। लेकिन आज के टाइम में क्या है, समय का बंधन अनिवार्य है। मतलब आपकी अगर 45 मिनट की क्लास है, तो 45 मिनट्स की ही होगी। तो ये इसमें आधुनिक शिक्षा पद्धति, चाहे वो आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, बट वो अनिवार्य है समय का बंधन। उसके बाद आता है प्राचीन शिक्षा पद्धति में छात्र वर्ण वर्ग विशेष से संबंधित होते थे। तो इसको एक हम बोल सकते हैं कि ये गलत भी था, लेकिन ये बस हम पढ़ रहे हैं अभी कि इनमें डिफरेंशिएट क्या कर सकते हैं, कि छात्र वर्ण वर्ग विशेष से संबंधित होते थे। जैसे कि राजा के बेटे, या फिर हम बोलते हैं कि कुछ ही वर्ग थे जो पढ़ सकते थे। लेकिन आज के टाइम में एकदम उल्टा है, वर्ण वर्ग का भेद नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। उसके बाद है वैचारिक गुणवत्ता का महत्व था। मतलब पहले जो था, आपके जो विचार है वो कैसे है, उसका महत्व था। और आज के टाइम में क्या है, मार्क्स के आधार पर गुणवत्ता का आकलन होता है। ठीक है, ये है सॉरी ये गलती से लिखा। तो इसमें क्या है कि मार्क्स के आधार पर गुणवत्ता का आकलन होता है। आजकल के टाइम में क्या है कि आपके अगर मार्क्स मार्क्स के आधार पे होगा, अगर ज्यादा है तो आप सबसे अच्छे हो, अगर कम है तो नहीं, आप एक बिल्कुल डम स्टूडेंट हो। तो ये आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति में है। फिर उसके बाद है प्राचीन शिक्षा पद्धति में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास था, मीन्स होलसम डेवलपमेंट। कि पहले जैसे हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा कि पहले वो पूरे टाइम टीचर्स के साथ रहते थे, या फिर उनका होलसम डेवलपमेंट होता था हर तरीके से, उनकी सारी डायमेंशंस का, फिजिकल मेंटल सोशल इमोशनल, हर एक डायमेंशंस का उनका डेवलपमेंट होता था प्राचीन समय में। लेकिन आज के समय में बस वो एक व्यवसाय से जुड़ गया है, शिक्षा का उद्देश्य व्यवसाय से जुड़ गया है। मीन्स एक बिजनेस की तरह लोग शिक्षा को आज के टाइम में देख रहे हैं। तो ये है कुछ प्राचीन और आधुनिक शिक्षा पद्धति में डिफरेंसेस। आए आप लोग को समझ? जी मैम, आ गया। यस मैम। हाँ जी। तो एक और चीज मैं आपको एक छोटी सी बता देती हूँ इस बुक के बारे में। जैसे इसमें आपको खुद का लॉजिक
कम यूज करना है। मतलब जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको लिखे हुए हैं इसमें, मैंने जो बताए आपको, उनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम इसमें लॉजिक लगाएंगे तो हम थोड़ा उससे दूर हो जाएंगे जो इस बुक में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। कि जैसे हमें लगेगा कि नहीं ये कि तो नेगेटिव चीज है, जैसे मान लो ये है प्राचीन शिक्षा पद्धति में छात्र वर्ण वर्ग विषय से संबंधित होते थे, ऐसा है। तो आप जैसे अगर आज के टाइम में कोई क्वेश्चन पेपर आएगा, तो अगर ऐसा कुछ आया तो आप उसको थोड़ा ऐसे सोचोगे कि नहीं ये तो नेगेटिव पॉइंट है, आपको पॉजिटिव पे लगाना चाहिए आंसर, है ना। तो इसको क्या करना है, आपको इस बुक के अकॉर्डिंग आपको उसको याद रखना है चीज को। समझ रहे हो ना आप लोग मेरी बात? यस मैम। हाँ जी यस मैम, मैम। समझ गए। हाँ जी। तो इसको थोड़ा सा आपको इस तरीके से पढ़ना है कि ध्यान रखना है कि इस बुक में ऐसा दिया गया है। और इस बुक में से मैं आपको बता दूं तो इस बार भी, इस बार की एग्जाम में जब मैंने और इस बार दिया था तो इस बार तो 6 क्वेश्चन, बेकार हाँ जी बहुत मैम, कुछ 6-7 क्वेश्चन तो मुझे भी हाँ याद आए है थे। इसके कि आए बहुत थे भी आराम और से आए। एज इट इज आए थे मैम, बुक से एज इट इज आए थे, बुक से यूके हाँ हाँ जी मैम, ये विद कि ये इंटेलिजेंस। पूरे बुक से एज इट इज आता है, और इसको बहुत इजी है, आप इसको एक बार पढ़ोगे, एक बार फिर खुद से पढ़ोगे तो आप पूरे इसके क्वेश्चंस को कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति के बारे में। उसके बाद आता है हमारा ये जो मैंने अभी आपको पूरा पढ़ाया, ये था आपका चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो अभी इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग से पूछ लेती हूँ, आप लोग को जितना भी समझ आया अब मुझे बताना। बोरिंग तो नहीं लग रही है ना क्लास आपको? नो नो। मैम। नहीं मैम। जी, ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा पूछ लेती हूँ। जैसे शिष्य के दृष्टिकोण से इसमें 2-3 चीज बताई गई थी, आप लोग में से कोई बता सकते हो अभी मुझे? जी मैम, निरीक्षण, प्रदर्शन व अभ्यास। जी, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद गुरु के दृष्टिकोण से भी कुछ बताया गया था कि उनका कैसा होना चाहिए रोल। त्रुटियों त्रुटियों को में सुधार सुधारना। करना, पॉजिटिव काउंसलिंग करना, भूल हाँ करो जी। वैसे तो जी। सीखना। हाँ, अब मुझे कोई बताएगा प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति के कोई 2 पॉइंट्स आप बताइए मुझे। प्राचीन शिक्षा में पद्धति छात्र में की छात्र की संख्या सीमित सीमित संख्या रहती है थी। और इसमें हाँ टाइम जी। बाउंडेशन नहीं था पहले, और कास्ट था, कास्ट में और पोजीशन वर्ग और जाति हम्म। भेद था, और हम्म। वैचारिक गुणवत्ता पे बल दिया गया था, और सर्वांगीण विकास पे था प्राचीन काल जी। में, प्राचीन शिक्षा पद्धति में। आधुनिक शिक्षा पद्धति में इसका अपोजिट जो है, छात्रों की संख्या अनलिमिटेड है, नंबर्स का कोई नहीं है, टाइम बाउंडेशन है अभी आधुनिक शिक्षा पद्धति हम्म। में। और अभी भी, और भी जो मार्क्स इम्पोर्टेंट रखता है। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, इसमें कितने मैम चैप्टर्स आपको मैंने? जिससे पूछना हो ना तो उनका नाम ले हाँ लीजिए जी। आप, फिर ज्यादा केओस नहीं होता। अच्छा, आप ठीक है। नाम ले लीजिए तो वो आंसर करेंगे। एक्चुअली मुझे आप लोग मुझे देख नहीं रहे हो तो तब ऐसा हो रहा है। मैं 1 मिनट में करती हूँ ऐसा। हाँ जी, तो अच्छा आप ये बताइए मुझे कि इसमें कितने चैप्टर्स है अभी तक जो बता रहे थे आप लोग, उसमें से कोई अलग कोई बोलेगा इस बार? मैम 8 चैप्टर बताए थे आपने। हाँ जी, 8 चैप्टर्स है इसमें। ठीक है, मतलब आप लोग को इतना ये सब कुछ क्लियर हो गया है ना?
ओके, तो अभी हम चैप्टर 2 पे चले। जी मैम। जी मैम। जी मैम, टाइम पे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओके ओके, तो ये है आपका चैप्टर 2 जिसमें है योग एवं योग अभ्यास। तो इसमें क्या है, योग एक अत्यंत प्राचीन ज्ञान अनुशासन है। इसमें योग की डेफिनेशन इसमें बताई गई है। तो जैसे योग के बारे में क्या बताया गया है, योग एक अत्यंत प्राचीन ज्ञान अनुशासन है। यह भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण व मूल्यवान पैतृक संपत्तियों में से एक है। तो इसको ज्ञान अनुशासन और एक हमारी पैतृक संपत्तियों में से एक बताया गया है योग को। उसके बाद हमारे कुछ मिसकंसेप्शंस है इसमें कि योग से रिलेटेड क्या मिसकंसेप्शंस है जो आज के टाइम में फैले हुए हैं। वो क्या है, जैसे योग सामान्य के लिए नहीं, विशेष व्यक्तियों के लिए है। क्या बोला जाता है कि मैम योग जो पैतृक है, मतलब क्या होता है? पैतृक मतलब हमारे पेरेंटल, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे ग्रैंडफादर से कोई संपत्ति होती है, जैसे। परंपरागत। हाँ जी, वही। ठीक है, तो अभी इसके मिसकंसेप्शंस हम देखते हैं। योग सामान्य के लिए नहीं, विशेष व्यक्तियों के लिए है। जैसे बोलते हैं कि नॉर्मल लोग जो है वो नहीं कर सकते योग को, विशेष व्यक्तियों के लिए है। जैसे इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कोई अभी आज के टाइम में जैसे हम देखते हैं कि कोई ओबेज है कोई पर्सन, तो हम बोलते हैं कि ये यही योग करेगा। नॉर्मल जो है, एकदम हेल्दी जो है, हेल्दी जो दिख रहे हैं हमें सामने से, वो योग नहीं कर सकता, ऐसा ऐसा सोचा जाता है। ठीक है, तो दूसरा है, ये है क्या कि योग सामान्य के लिए नहीं, विशेष व्यक्तियों के लिए है। ये एक मिसकंसेप्शन है। ठीक है, उसके बाद है योग अलौकिक विचारों चमत्कारों से संबंधित है। मीन्स अभी देखा जाता है कि जो योग है उसको चमत्कारों से डिनोट किया जाता है कि इसमें तो ये चमत्कार हो जाएगा। जैसे तंत्र विद्या है जो योग का एक पार्ट है, तो उसको तो बिल्कुल ऐसा सोचा जाता है कि ये कोई चमत्कार है, जादू टोना है। तो उस तरीके से इसका एक मिसकंसेप्शन है। थर्ड है योग रहस्यवाद, जादू टोना या विविध प्रकार के इंद्रिय दमन के समकक्ष है। कि ये जो योग है वो रहस्यवाद, जादू टोना या विविध प्रकार की इंद्रिय दमन, मतलब योग जो करने वाले हैं वो एकदम रहस्यवादी, या फिर जादू टो जैसे मैंने अभी बताया कि जादू टोने की तरह इसको देखा जाता है। उसके बाद है योग एक चिकित्सा पद्धति है जो सारे रोग ठीक कर सकती है। कुछ लोग या मोस्ट ऑफ द पर्सन्स ये सोचते हैं कि ये एक चिकित्सा पद्धति है योग। योग को मोस्टली जो आज के टाइम में लोग हैं वो कैसे जानते हैं कि ये एक चिकित्सा पद्धति है, बस एक थेरेपी वाला जो पार्ट है योग का उसको लोग जानते हैं। उसके बाद योग एक दर्शन है जिसमें विश्व संबंधित तात्विक सिद्धांतों का विचार किया होता है। तो बहुत से लोग क्या मानते हैं कि योग एक दर्शन है, जैसे योग दर्शन हम पढ़ते हैं कि इसमें तात्विक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। उसके बाद है योग एक व्यायाम पद्धति मात्र है। और बहुत ज्यादा संख्या में लोग क्या जानते हैं कि योग सिर्फ वही जो हम आसन करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, वही योग है। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं योग के बारे में। ठीक है, जी मैम। समझ में आ रहा है ना कोई? यस मैम। एक मिनट दीजिए बस मुझे, एक मिनट। सॉरी टू डिस्टर्ब। हाँ जी, तो अभी हमने मिसकंसेप्शंस इसके कर लिए। उसके बाद हम आते हैं योग की डेफिनेशन पे। तो जो योग योग शब्द है युज धातु से बना है। हमने स्टार्टिंग से ही जब से हमने योग के बारे में पढ़ा है उसमें हमने स्टार्टिंग से शुरू करते हैं तो युज धातु से बना है, हम यही पढ़ते हैं। योग शब्द युज धातु से बना है जो साध्य और साधन दोनों रूपों में प्रयुक्त है।
ठीक है, मतलब ये एक साधन भी है, जैसे अगर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, साध्य एक तरीका है और साधन मतलब ये हमें कुछ दे भी सकता है और ये हमारा साधन भी बन सकता है कि हम इसके थ्रू कुछ अपना अर्न कर सकते हैं। इस तरीके से हम इन दोनों को चीजों को समझ सकते हैं। दोनों रूपों में प्रयुक्त है। साध्य के रूप में योग व्यक्तित्व के समाकलन, मतलब किसी भी पर्सन के इंटीग्रेशन के लिए, उसके आकलन के लिए हम योग को साध्य के रूप में रख सकते हैं। और दूसरा साधन, मेथड के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं योग को। तो हम दो चीज याद रखेंगे, योग साध्य और साधन दोनों रूपों में प्रयुक्त है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? ये इस बुक के अकॉर्डिंग है। अगर हमारा तो जैसे हमारा अगर एक क्वेश्चन बनता है कि साध्य और साधन दोनों रूपों में प्रयुक्त है योग किसके अनुसार, तो ये इस बुक के अनुसार आएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन हम इसके ही अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद है विविध अभ्यासों को व्यवस्थित कर उन्हें एक अनुशासन का रूप दिया जाता है, तब ये योग पद्धति योग संप्रदाय जानी जाती है। जैसे हठ योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि। मतलब कुछ अभ्यासों को मिलाकर, कुछ अभ्यासों को हमने मिलाया, उनको एक व्यवस्थित रूप दिया और उस अनुशासन में मतलब उस तरीके से उसका एक पूरा पद्धति बना दी, मतलब एक बोल सकते हैं एक पूरी प्रोसेस बना दी, तो उसको हम हठ योग बोलते हैं। जैसे हठ योग जो है उसमें हमने कुछ आसन डाल दिए, सूर्य नमस्कार डाल दिया, कुछ आसन डाल दिए, अलग अलग स्टैंडिंग सुपाइन पोज सारे डाल दिए, तो वो पूरा का पूरा जो एक मॉड्यूल है उसको हम बोलते हैं हठ योग। वैसे ही भक्ति योग, जैसे हमने भक्ति योग में कुछ ना कुछ ऐसा डाल दिया कि ये भजन कीर्तन निधि ध्यासन, ये जो सारी चीजें हैं, आपके नवदा भक्ति जैसे हम पढ़ते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो एक मॉड्यूल बना दिया भक्ति योग का, तो ये आपको भक्ति योग के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरीके से इसमें बताया गया है कि कुछ कुछ अभ्यासों को व्यवस्थित करके जो एक पूरा एक अनुशासन का एक मॉड्यूल का रूप दे दिया जाता है, हम उसको हम योग संप्रदाय जाने जाते हैं। जैसे अलग अलग योग संप्रदायों के नाम से वो जाने जाते हैं, हठ योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद है समस्त योगिक अभ्यासों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। क्या क्या है वो? 6 तरीके से, इसमें 6 तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट है आसन, इसमें शुरू होता है आसन से, आसन, प्राणायाम, बंध, क्रिया, ध्यान, और 6th है अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। तो आसन, प्राणायाम, बंध, क्रिया, ध्यान, ये तो आप लोग जानते हो, लेकिन जो इसमें एक अलग सा है ये है 6th अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। ये जो हमारे यम नियम है हठ योग के या योग दर्शन के, जो यम नियम है, ये अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास, इसमें दोनों आ जाते हैं, यम और नियम। तो इसको आप वर्डिंग से आप इसकी याद करोगे अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास, लेकिन उसको समझने के लिए आप यम और नियम को समझ सकते हो। ठीक है, क्लियर है आप सबको ये? जी मैम। हाँ जी, अभी टाइम क्या हुआ है? 8:42। ठीक है, तो अभी का जो चैप्टर 2 में आप लोग को समझ में आया इतना? किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए मुझे अभी। और साध्य एक बार बता दीजिए। साध्य और साधन, जी। हाँ जी, हाँ जी। तो साध्य के रूप में योग व्यक्तित्व के समाकलन के लिए, मतलब साध्य के रूप में जैसे हम योग से अपने बारे में जान सकते हैं,
अपना समाकलन कर सकते हैं, अपने बारे में समझ सकते हैं। इस तरीके से योग को साध्य के रूप में बताया गया है कि वो हमारे बारे में हमें समझा सकते हैं। योग व्यक्तित्व के समाकलन उसके लिए है, इंटीग्रेशन के लिए है। जैसे हम मेंटल फिजिकल हम कैसे इन सारे डायमेंशंस को एक जगह करके अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को और ज्यादा कैसे उठा सकते हैं। ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ आर डायमेंशंस, ये है साध्य। साध्य के रूप में योग को इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया आपको ये? यस मैम, टाइम, यस टाइम। हाँ जी, तो ठीक है, अभी आज हम इतना ही करते हैं। ठीक है, आप लोग में से और जो जो क्वेश्चंस है आप लोग पूछ लीजिए अभी। हम फिर नेक्स्ट आसन से जो शुरुआत वो कल से करेंगे। इसमें अभी तक कोई क्वेश्चंस है तो आप बताइए मुझे। अच्छा, आप लोग के कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। ठीक है, हाँ हेलो मैम, समाकलन हाँ जी। क्या है? समा समाकलन मतलब इंटीग्रेशन। समाकलन जैसे हम पढ़ते हैं ना कि योग का मतलब होता है सम करना किसी दोनों चीजों को, है ना, योग करना किसी चीजों का। तो वही है कि हमारे जो फिजिकल मेंटल इमोशनल जो सारी डायमेंशंस है हमारी, उन सबको एक साथ इंटीग्रेट करके योग हमें उनको समझाता है, सिखाता है उसके बारे में। ओके मैम, थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस किसी का? ठीक है, मैं आप लोग से मैम क्वेश्चन जैसे कि करने हम बोल सकते हैं, आपने बोला समाकलन माने इंटीग्रेशन, मतलब कि जैसे युज धातु हाँ का जी, अर्थ ही जोड़ना है। तो यानी कि शरीर, हाँ मन जी, को शरीर से, आत्मा से, इस तरह से हम्म, जोड़ना, ये होगा। हाँ, वो वही है। मतलब जोड़ना, आप जिस तरीके से भी आप समझते हो अभी तक योग को, तो उसी तरीके से साध्य का मतलब वही है कि हमें जोड़ के और हमारे व्यक्तित्व को उठाना, वो उसका साध्य है योग का। मैम एक्चुअली इसमें ना बहुत हाई लेवल के हिंदी वर्ड्स आते हैं जो हाँ जी, वी आर महाराष्ट्र में, मतलब मैथ तो बहुत जी, प्रॉब्लम जी, होता जी, है कि, और एग्जाम में भी ऐसा ही हुआ कि वो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हम्म, बोलना चाह रहे क्वेश्चन में। इसलिए पूछ लेते हैं हाँ बार जी, बार कि क्या मीनिंग होता है हाँ, इसका। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। आप लोग मेरे से कोई भी सवाल करिए, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं जितना हो सके मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बस ये इसका यही है कि अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो फिर ये आपको बहुत इजी लगेगा। और मतलब आपको सबसे इजी पूरी की पूरी यूनिट 2 में आपको यही लगेगा। छोटी सी बुक आपको बस पढ़नी पड़ेगी उसके लिए, और ये भी आपका इसमें ही कंप्लीट हो जाएगा। और आप और एक और चीज कर सकते हो, जैसे मैंने ये पॉइंट्स में लिखा है, आप रीड कर सकते हो पूरी बुक को। जैसे आज मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का थोड़ा सा हाफ पढ़ाया है, तो आप लोग इतना ही अगर आज ही पढ़ लोगे तो वो आपको एकदम याद रह जाएगा फिर पूरे टाइम के लिए। ठीक है, मैं आप लोग से फिर थोड़े से क्वेश्चंस कर लूं। जी मैम। साथ मैम साथ के साथ हम, हाँ जी, एक चीज बताना मुझे कि जो शिष्य के दृष्टिकोण से आपने बताया ना, तो हाँ जी, उसमें मुझे एक चीज समझ में आई कि प्रैक्टिकल क्लास के अध्ययन के लिए, मतलब कि हम ठीक है प्रदर्शन करना स्टूडेंट करते ही हैं, अभ्यास भी वो करते ही हैं, बट निरीक्षण किस तरीके से, वो सेल्फ लेवल पे खुद का। निरीक्षण, हाँ जी, निरीक्षण सेल्फ लेवल पे भी हो सकता है। मतलब ये क्या बताया गया है कि जो शिष्य है उनका क्या रोल है ना। निरीक्षण, प्रदर्शन और अभ्यास। जैसे निरीक्षण मतलब हम सेल्फ
हाँ ये भी है, सेल्फ का भी कर सकते हैं। और मैम दूसरा जो निरीक्षण तो ना गुरु के द्वारा भी किया जाता है ना, तो इस वजह से हम थोड़ा सा पूछ रहे हैं, क्योंकि निरीक्षण का काम तो गुरु करेंगे। हाँ जी, नहीं आपका बिल्कुल सही है गुरु आपका अगर सवाल। आसन बता रहे हैं तो हमको निरीक्षण करना पड़ेगा ना। कोई आसन बता रहे तो उसे अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो ही शिष्य कर पाएंगे वो। ऐसे भी ले सकते। हाँ हाँ, इसको ये हम इस तरीके से ले सकते हैं, 2-3 तरीकों से। लेकिन इस बुक में अगर ये आता है क्वेश्चन, तो आप ये तीनों जो चीज है, इन चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, ये हम समझ सकते हैं 2-3 तरीके से, कि हम खुद का सेल्फ निरीक्षण कर रहे हैं, या फिर हम उनको देख के तब उनका निरीक्षण करके तब हम अपने आप पे उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम 2-3 तरीकों से ले सकते हैं इसको। ठीक है मैम। मैम ऐसे बोल सकते हैं ना, निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड हाँ जी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको ऐसे वर्डिंग्स की प्रॉब्लम है तो मैं फिर इसको थोड़ा साथ में ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिख दूंगी, जब आपको भेजूंगी उससे पहले। ठीक है। यस मैम, जी यस मैम। हाँ जी। जी जी मैम। और अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ लीजिए साथ साथ में ही। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा पूछ लेती हूँ आप लोग से, आपके याद भी रह जाएगी चीजें। ठीक है, तो जैसे चैप्टर 2 है हमारा, चैप्टर 2 का नाम मैंने क्या बताया था आप लोग को? योग एवं विषय। योगाभ्यास। योगाभ्यास। योग एवं ठीक योग है, अभ्यास। हाँ जी, ओके। उसके बाद है, उसके कुछ मिसकंसेप्शंस बताए थे। अच्छा, मुझे बताएंगे कृष्णवी जी बताएंगे। जी मैम। पहला पॉइंट है, योग सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। योग अलौकिक विचारों से संबंधित है, चमत्कारों से जुड़ा है। योग हम्म रहस्यवाद, जादू टोना या विविध प्रकार के इंद्रिय दमन के समकक्ष है। योग एक चिकित्सा पद्धति है जो सारे रोग को ठीक कर सकती है। योग हम्म एक दर्शन है अ, जिसमें विश्व संबंधी तात्विक सिद्धांतों पर विचार किया जाता है या बतलाया जाता है, अध्ययन करते हैं। हम्म योग एक व्यायाम पद्धति मात्र है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया कृष्णवी जी आपने। ठीक है, अभी मुझे बताएंगी नेहा, नेहा धिंगिया जी। ये मुझे बताएंगे योग की परिभाषा जो इसमें बताई गई है, वो आप बताइए नेहा जी। हेलो नेहा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, जी मैम, थोड़ा बिजी थे हम, थोड़ा बाहर थे। हाँ हाँ जी जी, मैम, क्या पूछ रहे हैं? मैं जी, पूछ रही हूँ इसमें। परिभाषा। जी हाँ जी। जी। जी मैम, तो आपने जैसे कि हमने पहले भी पढ़ी है योग की परिभाषा। तो योग हम्म, शब्द युज धातु से बना है, हाँ जो जी। साध्य और साधन दोनों रूपों को दर्शाता है। हम्म। मैम बस इतना ही मुझे हाँ समझ में आया है। हाँ, नहीं ठीक है, आपको ये जी याद रखना है, इसके जो 2 वर्ड्स जो इसमें दिए गए हैं ना, साध्य और साधन, उन दोनों को आपको याद रखना है, कि हम योग जो है इसमें साध्य और साधन के के रूप में बताया गया है। ठीक है, तो जी ये मैम, अगर ओके मैम। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि ये योग की ये डेफिनेशन कहाँ पे दी गई है, किस बुक में या किस यूनिट से है। ठीक है, तो आप लोग को ये याद रखना है। उसके बाद मैंने कुछ इस प्रकार कुछ वर्गीकरण बताए हैं, कि इसमें योग के 6 तरीकों से वर्गीकरण किया गया है, वो आपको ही बताएगा मुझे। हाँ, मीरा जी बताएंगी, मीरा नामा जी। सॉरी मैम, मैं अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, ओके। सात्विक जी, सात्विक जी आप बताइए। हेलो। हाँ हेलो जी। जी, मैम क्वेश्चन एक बार बोलिएगा। हाँ, क्वेश्चन ये है कि जो इसमें 6 तरीकों से वर्गीकरण किया गया है योग का, वो क्या है? 6 जो मैंने लास्ट में आपको बताए थे। जी मैम, वो था आसन था,
और उसमें था प्राणायाम, हाँ जी। षटकर्म था और एक यम में आता है शिक्षण के कुछ आपने भी बताया था मैम, मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ उसको। हाँ ठीक है। सात्विक जी आपने नोट्स नहीं बनाए साथ में? नहीं मैम, नोट्स नहीं बना पाया क्योंकि मैं काम में भी हूँ तो अभी। अच्छा ठीक है। तो बस मैंने इसलिए आपको बोला है कि आप छोटे छोटे अगर नोट्स बना लोगे साथ में तो आपको वो पढ़ने में भी और बताने में भी बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो मैं आपको खुद से बता देती हूँ एक बार। फर्स्ट है आसन, प्राणायाम, बंध, क्रिया, ध्यान, और सिक्स्थ है अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। जी मैम। ठीक है। हाँ जी। तो अच्छा आप मुझे बताइए कि आप लोग में से कितने लोगों ने साथ में नोट्स बनाए हैं? हैंड रेज करेंगे। राखी जी, रंजीता जी, प्रीति जी, लक्ष्य जी। अच्छा ठीक है, तो आप लोग में से जितने ज्यादा लोग नोट्स बनाएंगे साथ में उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं साथ साथ में आपसे उसी टाइम क्वेश्चंस करूंगी और हम कल की जो क्लास शुरू करेंगे उससे पहले भी हम पहले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। ठीक है। ओके मैम, थैंक तो आज की क्लास हम इसे यहीं तक करते हैं और आप लोग को आप लोग खुद से रीड करना एक बार, तो आपको और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी बुक से। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो कोई शेयर कर देगा, अगर जिसके पास भी है बुक एक बार आप शेयर कर देना ग्रुप में। ठीक है।